नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की चर्चा जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश की बात करते हैं तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आजकल देश में सिर्फ एक मुद्दा गरमाया है और वो मुद्दा है कि आतंक का समूल विनाश करने का दृढ़ संकल्प भारत ने ले लिया है। एक तरफ पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान, पाकिस्तान का नाम ही अब आतंकिस्तान हो चुका है। उस आतंकिस्तान को उसकी असली औकात हमने सैन्य नीतियों से दिखा दी। अब बारी है कूटनीतिक तरीके से भी पाकिस्तान को हर मंच पर बेनकाब करने की, और इसके लिए जरूरी है दृढ़ नीतियां और वैश्विक सहयोग। भारत अब यही कर रहा है। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए, आतंकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न देशों में अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो नया है वो है भारत की रणनीति में बदलाव। भारत की रणनीति अब आक्रामक हो चुकी है। अब हम डिफेंसिव मोड में नहीं, ऑफेंसिव मोड में रहते हैं। जवाब में सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे नैतिक और राजनीतिक रूप से भी घेरने की रणनीति हमने बना ली है। और इसी दिशा में भारत सरकार द्वारा हाल ही में जापान, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कदम उठाते हुए इस डेलीगेशन को हम भेज रहे हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में चल रहे प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य स्पष्ट है, पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हटाना और दुनिया को यह बताना कि आतंकवाद अब सिर्फ भारत की समस्या नहीं, बल्कि मानवता के लिए साझा संकट बन चुका है। जापान में हुई उच्च स्तरीय मुलाकातों में भारत की स्थिति को जिस स्पष्टता और ताकत के साथ रखा गया, उसने ये संदेश साफ कर दिया है कि अब भारत न तो झुकेगा और न ही चुप रहेगा। साथ ही भाजपा सांसद बृजलाल की टिप्पणी कि अब ये नया भारत है, मोदी का भारत है, हम आतंकी अड्डों को भी खत्म करेंगे और उनके प्रायोजकों को भी नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ केवल राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि भारत की बदल चुकी रणनीतिक सोच का प्रतिबिंब है। और यही प्रतिबिंब ये डेलीगेशन दुनिया को दिखा रहा है। दुनिया हमारे साथ चलते हुए ये मान रही है कि वैश्विक रूप से अगर आतंक को खत्म करना है तो इस लड़ाई का साझा भागीदार बनना होगा। किस तरह से दुनिया भर से सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें मिल रही है, भारत का ये डेलीगेशन किस तरह से दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, इस डेलीगेशन से जुड़े हुए ही कुछ खास चेहरों की प्रतिक्रिया आपके सामने रखते हैं। See as to what is the next step that we are able to take, but that's only once we get a response from Pakistan. We have made a message clear to Pakistan that there is no talk till such time as you give up terror. So how do they give up terror? What kind of indication there will be or proof there will be? Only then we can go further and expect that there will be greater support from the world. भारत से ऑल पार्टी डेलीगेशन एक मिशन के साथ आया है और यह मिशन है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में विश्व को एकजुट करना है और पाकिस्तान के द्वारा जो टेरर स्पॉन्सर हो रहा है उसको पूरे विश्व के सामने रखना है। और कल का जो हमारा जापान में पहला दिन था, पहला दिन हमारा बहुत ही फ्रूटफुल रहा। हमने पहले दिन के अंदर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जापान के विदेश मंत्री, जापान के कई सारे थिंक टैंक्स, उन सब के साथ संवाद किया और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सबने एक स्वर में भारत की यह जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को जो पहुंचते हैं, आतंकवाद को जो स्पॉन्सर करते हैं, वैसे पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें सब हमारे साथ खड़े हैं। और उन्होंने बोला कि टेररिज्म इन एनी फॉर्म इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड, और वह भी जो हमारा जीरो टॉलरेंस का जो स्टैंड है उनके साथ खड़े हैं। आज
सुबह हमने यहाँ पे जापान में स्थित कई सारे राष्ट्रदूत, उनके साथ भी ब्रेकफास्ट मीटिंग किया। उसमें मैक्सिको, ग्रीस और सऊदी अरेबिया और ब्रिटिश एम्बेसी से भी कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए। वैसे 21 से ज्यादा कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स एम्बेसी में से, उनके साथ हमने यह पूरा बात ब्रेकफास्ट मीटिंग में साझा किया और बहुत ही उनका अच्छा रिस्पांस और भारत को समर्थन इस आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में मिल रहा है। और हमें बड़ी खुशी हुई कि जापान ने, यहाँ के लोगों ने जो भारत का फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसको सपोर्ट किया। हम करीब 4 दशक से हम सफरर रहे हैं और आपको याद होगा 2016 तक हमने रिएक्ट नहीं किया। 26/11/2008 अटैक हुआ, तब तो मैं यूपी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल था। 170 लोग मारे गए, उसमें हमारे 2 आईपीएस अफसर थे, हेमंत करकरे आईजीएन, अशोक कामटे डीआईजी। 3 दिन चला, कसाब पकड़ा गया, 9 उनके मारे गए, टोटल एविडेंस। उसके बाद जब मोदी जी आते हैं 2014 में, और जब इन्होंने 2016 में इन्होंने अटैक किया, उस समय हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, घुस करके मारा। हम लोग समझ रहे थे पाकिस्तान अब समझ जाएगा, फिर नहीं समझे। 2019 में इन्होंने हमारे घटनाएं की पूरी, और उसके बाद फिर हमने बालाकोट किया, एयर स्ट्राइक किया। 19 से बाद हम समझ रहे थे शायद पाकिस्तान समझ जाए, लेकिन जो 22 अप्रैल को घटना हुई, पूछ करके, रिलीजन पूछ करके, और महिलाओं को मारा। एक लेडी ने कहा मुझे भी मार दो, मेरे हस्बैंड को मार दिया। कहा नहीं, जाओ प्रधानमंत्री को संदेश देना। उसके बाद हम लोगों ने प्रिसाइज अटैक किया, और प्रिसाइज अटैक करके हम सिविलियन नहीं मारे, केवल उनके जो वो थे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद हम जानते थे पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, उन्होंने अटैक किया, तब हमने उनके बेसिस डिस्ट्रॉय किया। और ये हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया समझ रही है कि हमने एस्केलेट नहीं किया, हमने सिविलियन उन्होंने हिट किया। उन्होंने तो 1-2 घटनाएं नहीं हैं, डजन्स एंड डजन्स 4 डिकेड से। तो आज पूरी दुनिया समझ रही। आज भी यहाँ एम्बेसडर थे, सबने हमारी स्टैंड को अप्रिशिएट किया है कि हम जो है एक पीसफुल कंट्री है, लेकिन अगर उन्होंने अटैक किया तो ये नया भारत है। तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है। हम साफ तौर पर आतंक के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। ये हमारे लिए, भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। पाकिस्तान का पीड़ित बनो आतंकी फैलाव फॉर्मूला अब पुराना हो चुका है और वैश्विक मंचों पर उसकी विश्वसनीयता आज शायद अपने सबसे निचले स्तर पर है। और अब ये दुनिया को भी समझना होगा कि आज भारत है, कल आप हो सकते हैं। यह आतंक का खतरा सीमाओं से परे है और इससे लड़ाई सभी को मिलकर लड़नी होगी, और इसीलिए हम इसे राष्ट्रीय मिशन कह रहे हैं। एक तरफ तो हम राष्ट्रीय मिशन की तरफ निकल पड़े हैं, एक साझा जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दुनिया हमारी बातों को सुन रही है, समझ रही है, आतंक के विरुद्ध इस लड़ाई में हमारा समर्थन कर रही है, भागीदारी बन रही है, सहभागिता दिखा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक विडंबना हमारी राजनीतिक दलों के साथ जुड़ जाती है। एक तरफ हम राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रख रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ मोर्चाबंदी हमने कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनके लिए राष्ट्र हित से ऊपर उनकी अपनी स्वराजनीति हो गई है। और यही वजह है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं, कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी बातें गाहे बगाहे सामने आ रही हैं जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, लेकिन राहुल गांधी आजकल क्या वाकई लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष की भूमिका संपूर्णता के साथ निभा रहे हैं? यह सवाल आज हमें इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक्स पोस्ट के जरिए चंद सवाल सामने रखे, सरकार के समक्ष जो सवाल रखे, वो ऐसे लगते हैं मानो कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र में विपक्ष को है
और सवाल पूछे भी जाने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो साफ तौर पर परिस्थिति को ध्यान में रखना होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इस पर सिर्फ और सिर्फ पॉज लगा है। और ऐसे में जब राहुल गांधी कुछ सवाल पूछते हैं, आम आदमी पार्टी जब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के बयानों का मजाक उड़ाती है, तो यही बातें पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान को बल देती है, ताकत देती है। और इसीलिए यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या देश की विपक्षी पार्टियां पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी कर रही हैं। आइए इसी को समझते हैं हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ये थी प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़, जो सीधे तौर पर ललकार रही थी उस पाकिस्तान को जो हिंदुस्तान का दुश्मन है। ये दहाड़ पाकिस्तान तक पहुंचे और पाकिस्तान को मिर्ची लगे, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले विपक्षी नेताओं को ये दहाड़ क्यों चुभ रही है, इस पर हमारा सवाल है। जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री खड़ा होकर अपनी आवाज को बुलंद करके देश के दुश्मन को धमका रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश का विपक्ष इस पर अपनी घटिया राजनीति कर रहा है। इसे लाइट कैमरा एक्शन फिल्म का नाम दे रहा है। बहुत पहले एक फिल्म आई थी सौदागर, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार जी, राजकुमार जी, और बड़ी चर्चित फिल्म थी वो। कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कॉमेडियन भी नरेंद्र मोदी हैं, और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। सिंदूर के सौदागर। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, मेरे शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनके घर में अभी भी मातम है। सर्वदलीय बैठक में आपकी सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी भी वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े, वो पकड़े नहीं गए। और आप लाइट कैमरा एक्शन रैली में सभा सिंदूर के सौदागर बन गए। फिल्म रिलीज कर दी आपने। इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी अकेली नहीं है, बल्कि तमाम विरोधी दल देश के प्रधानमंत्री की आवाज और सेना का मनोबल गिराने में लगे हुए हैं, फिर चाहे राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे एक्शन फिल्म बता रही है, तो वहीं ममता बनर्जी पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में से अपने नेताओं को वापस बुला रही हैं। और बात करें कांग्रेस की, तो वो पूरी तरह पाकिस्तान की प्रवक्ता बनी बैठी है। जब सीमा पर हमारी सेना दुश्मनों को धूल चटा रही है, तब देश के भीतर से ही कुछ आवाजें उठ रही हैं। ऐसी आवाजें जो सवाल नहीं पूछ रही, बल्कि सेना की नीयत पर संदेह कर रही हैं और दुश्मन के नैरेटिव को ताकत दे रही हैं। राहुल गांधी, जो खुद को देश का नेता मानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बीच में वायुसेना से विमान गिरने की गिनती पूछते हैं।
वो भी तब जब सेना युद्ध जैसी स्थिति में है और दुश्मन को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की इस पाकिस्तानी प्रवक्तागिरी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तब राहुल गांधी पूछते हैं कि कितने वायुसेना के विमान गिरे हैं। एयर मार्शल भारती पहले ही कह चुके हैं कि हम युद्ध जैसी स्थिति में हैं और इस तरह के सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हैं। राहुल गांधी जैसे बोल रहे हैं मानो पाकिस्तान के प्रवक्ता हों। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, ये बताइए कृपया करके। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? हमारी सेना ने प्रेस वार्ता करी और मुझे याद है 11 मई को डीजीएमओ भी थे और एयर मार्शल भारती जी भी थे और उनसे ये सवाल हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया ने पूछा। उन्होंने कहा, वी आर इन अ कॉम्बैट सिनेरियो, इट इज नॉट प्रूडेंट फॉर अस टू आंसर दैट क्वेश्चन। 11 मई की बात है। और उसके बाद राहुल गांधी, जो कि पाकिस्तान से बातचीत करने में लगता है ज्यादा व्यस्त है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, सेनाओं का मनोबल तोड़ा जाए, इसका संज्ञान भी नहीं लेते हैं और पूछते हैं, ये बताइए कितने फाइटर प्लेन भारत के गिरे हैं। इसी के साथ भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और 26/11 हमलों की याद दिलाई। जब मुंबई पर हमला हुआ तब कांग्रेस ने क्या किया? सिर्फ क्रिकेट मैच रद्द किए, आतंकवादियों के साथ फोटो शूट किए जाते थे। कांग्रेस को आखिर आतंकवादियों से सहानुभूति क्यों है? जब भी भारत पर आतंक का हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमले किए, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने केवल क्रिकेट मैच बंद किया। 26/11 के हमले के बाद राहुल गांधी जी बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? यहां तक कि आतंकवादियों के सरगनाओं के लिए, हत्यारों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में रेड कारपेट बिछाए जाते थे। कांग्रेस के समय में आतंकवादियों के साथ फोटो शूट होते थे। कांग्रेस को आखिर आतंकवाद और उसके सरगना देशों से क्या सहानुभूति है? जब देश का सर्वोदय शिष्टमंडल 140 करोड़ लोगों की भावना के साथ निर्णायक युद्ध में पाकिस्तान का घिनौना चेहरा बेनकाब करने निकला है, कांग्रेस उसका मजाक उड़ा रही? पाकिस्तान का घिनौना आतंकी मानव विरोधी चेहरा विश्व भर में बेनकाब होने पर पाकिस्तान तो तिलमिलाए समझ आता है, पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी तिलमिला रही है। कांग्रेस की पाकिस्तान से सहानुभूति क्यों है? देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कांग्रेस और पाकिस्तान में रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। देश जानना चाहता है कि पाकिस्तान का अथाह प्रेम राहुल गांधी सहित कांग्रेस के नेताओं में झलक रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह महज सवाल है या सोची समझी रणनीति? क्या विपक्षी पार्टी कांग्रेस फिर से वही गलती दोहरा रही है जो उसने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और करगिल के समय की थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सेना के पराक्रम पर सवाल उठाकर कांग्रेस पाकिस्तान के हाथ मजबूत कर रही है? सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष की राजनीति अब देश हित से बड़ी हो गई है? यह कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने ऐसा किया हो। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस का वो इतिहास जिसमें हर बार आतंक पर हुई कार्रवाई पर सरकार से ज्यादा सेना से जवाब मांगा गया। हर बार सेना के शौर्य पर सवाल क्यों? याद कीजिए 1999 करगिल युद्ध के दौरान कांग्रेस ने ऑपरेशन विजय पर सवाल उठाए। इसके बाद 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए। फिर 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा
कि ये तो सिर्फ क्लेम है और अब 2025 ऑपरेशन सिंदूर से पहले कांग्रेस नेता अजय राय ने सेना के शौर्य और मनोबल को गिराने के लिए राफेल का मजाक उड़ाया। फिर सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद राहुल गांधी सेना से पूछते हैं कि ये बताइए हमारे कितने विमान गिरे। इसके बाद जब भारत सरकार ने आतंकी पाकिस्तान की वैश्विक मंच पर पोल खोलने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजे तो उस पर भी राहुल गांधी की वही स्क्रिप्ट, वही सवाल नजर आ रहे हैं, जिनसे साफ झलकता है कि ये पाकिस्तान के प्रवक्ता वाली छवि के नेता हैं। जब एक ओर भारतीय सेना पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के जरिए आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है, तब दूसरी ओर विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी बार बार वही पुरानी रणनीति दोहरा रही है। सेना पर सवाल, सरकार पर निशाना और पाकिस्तान को परोक्ष समर्थन। अब ये देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान की प्रवक्ता बन गई है? भाजपा प्रवक्ता और रक्षा विशेषज्ञों का आरोप है कि कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका से हटकर एक ऐसी पार्टी बन गई है जो हर बार आतंक और पाकिस्तान के सवाल पर भारत के बजाय विरोधी पक्ष को मजबूत करने का काम करती है। इसलिए अब देश भी पूछ रहा है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच क्या रिश्ता है। कांग्रेस पर यह सवाल बार बार उठता है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाकर विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है या किसी और एजेंडे की पूर्ति? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अब तो देश की विपक्षी पार्टियों को ये तय करना होगा कि वो राष्ट्र के लिए काम कर रही हैं या फिर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए तमाम बयानों का ही सीधा असर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर, राष्ट्रीय नीति पर भी पड़ता है, क्योंकि वो बयान पाकिस्तान को बल देते हैं। इसलिए जरूरत है सोच समझ कर बोलने। भीतर से उठती सियासी आवाजें अगर दुश्मन के सुर में सुर मिलाने लगे तो नुकसान बारूद से नहीं होता, नुकसान मंशा से होता है। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की सर्जिकल और रणनीतिक क्षमताओं का प्रमाण है, जो हमारे लिए आज न्यू नॉर्मल हो चुका है, उस पर सवाल उठाना केवल सरकार नहीं, देश की सुरक्षा नीति को कटघरे में खड़ा करने जैसा है। लेकिन इस बार सवाल उठाने वाले खुद राहुल गांधी हैं। हालांकि राहुल गांधी ने तो पहले भी बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन ये राहुल गांधी वही नेता हैं जिनकी पार्टी ने दशकों तक पाकिस्तान के सामने झुकने की परंपरा निभाई है। राहुल गांधी ने पूछा है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन की जानकारी क्यों दी गई, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि इस नीति की बुनियाद रखी किसने थी? तो इसका जवाब 1991 में कांग्रेस की सरकार द्वारा किए गए उस गुप्त समझौते में मिलता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को सैन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी देने का वायदा किया था। 1994 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इस पर औपचारिक मुहर लगा दी थी। ये क्या रणनीति थी? रणनीतिक पारदर्शिता या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते? सवाल ये उठता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 10 इस पुरानी परत को जनता के सामने खोला है और राहुल गांधी को उन्हीं के सवालों के जाल में फंसा दिया है। नेहरू लियाकत समझौता 1950, सिंधु जल संधि 1960 और शिमला समझौता 1972, ये सभी उदाहरण कांग्रेस के उस तुष्टीकरण की कथा है जिसमें दुश्मन को बार बार मौके दिए गए, लेकिन सैनिकों की शहादत की गूंज अनसुनी रही, शौर्य के बलिदान की गूंज अनसुनी रही। और जब भारत पहली बार बात कम वार ज्यादा की नीति पर चल रहा है, तब अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं। क्या यह केवल सियासी विरोध है या फिर राष्ट्रीय नीति को कमजोर करने की कोशिश? जब ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाई होती है, तब पाकिस्तान नहीं, राहुल गांधी जैसे नेता सवाल पूछते हैं। क्या ये राजनीतिक असहमति है या देश के विरुद्ध साजिश? देशद्रोह शब्द शायद भारी लगे, लेकिन जब निशिकांत दुबे एफआईआर की मांग करते हैं तो ये महज भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित राष्ट्रवादी आग्रह है।
आज राहुल गांधी को यह याद दिलाना जरूरी है कि पाकिस्तान से भाईचारा दिखाने की शुरुआत उनकी ही पार्टी की थी और उसकी कीमत भारत ने कंधार से लेकर करगिल तक चुकाई है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को देने को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की तो खूब कोशिश की, लेकिन अब उनका ये दाव उन्हीं की पार्टी पर भारी पड़ गया है, जिस पर बीजेपी ने भारत और पाकिस्तान के बीच 1991 में हुए समझौते के साथ साथ कांग्रेस के उन तमाम समझौतों की याद दिलाई जिसके जरिए पूर्व की तमाम कांग्रेस सरकारें पाकिस्तान को छूट देती रहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले से क्यों हमले की जानकारी दी, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर 1991 में हुए समझौते के डॉक्यूमेंट शेयर कर कांग्रेस को उसके ही फेंके जाल में फंसाकर कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा कि भारतीय सेना की मूवमेंट और युद्ध अभ्यास की जानकारी पाकिस्तान को देने का समझौता आखिर कांग्रेस ने किया ही क्यों था। वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच 1991 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये तय हुआ था कि दोनों ही देश अपने सैन्य अभ्यास को लेकर पहले से एक दूसरे को जानकारी देने के साथ साथ एक दूसरे की सेना की मूवमेंट की जानकारी भी साझा करेंगे। 1991 में जब कांग्रेस चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे रही थी और 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब इस समझौते को लागू किया गया था, जिसका जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर ढेरों सवाल खड़े किए और पूछा कि सेना के मूवमेंट की जानकारी को लेकर दुश्मन से समझौता करना क्या देशद्रोह नहीं है, खासकर उस दुश्मन देश से जिसे हम आतंकी राष्ट्र मानते आए हैं, जिससे हमारी कश्मीर के मुद्दे पर सालों से लड़ाई चल रही है। ऐसे देश के साथ ऐसा समझौता करना ये दर्शाता है कि कांग्रेस का हाथ हिंदुस्तान के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहाँ तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इम्प्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। 1991 में हुआ सिर्फ ये समझौता ही नहीं, पूर्व में कांग्रेस पाकिस्तान को छूट देने वाले ऐसे और भी समझौते कर चुकी है। 1950 का नेहरू लियाकत समझौता, 1960 का सिंधु जल समझौता और 1972 का शिमला समझौता। ये वो तमाम समझौते हैं जो कांग्रेस ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए किए, जिनका जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर एफआईआर कर देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आप खुद समझ सकते हैं आप कि जिस राष्ट्रद्रोह की बात हो रही है उसकी शुरुआत कहां से हुई है। और हम बात जब पाकिस्तान की कर रहे हैं, हमारा युद्ध ही पाकिस्तान से जब हो, जब आतंक के विरुद्ध लड़ाई ही पाकिस्तान से हो, तो पाकिस्तान की नीति और उसकी नियत को लेकर कुछ स्पष्टता जरूर होनी चाहिए। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चलते हैं, हम मानवता को सर्वोपरि रखते हैं और यही वजह है कि हम अपनी आक्रामक नीतियों में भी मानवता को जरूर ध्यान में रखते हैं। याद होगा आपको कि किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया था और नागरिक विमान उस समय बीच में थे, यानी नागरिकों के जीवन को भी पाकिस्तान ने दांव पर लगा लिया था। लेकिन उस वक्त भी भारत ने मानवता की इस भावना को नहीं छोड़ा था। सीधी सधी हुई प्रतिक्रिया, सटीक प्रतिक्रिया और सधी हुई प्रतिक्रिया दी थी। किसी भी नागरिक विमान को किसी भी तरीके की कोई भी चोट नहीं पहुंची थी। ये हमारी सोच है, ये हम हैं, ये भारत है, ये भारत के विचार हैं। लेकिन अब इसके उलट पाकिस्तान की सोच देखिए। जब आसमान में तूफान हो और जमीन पर सियासत इंसानियत को कुचलने लगे तो सवाल सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का नहीं रह जाता, सवाल बन जाता है कि क्या अब भी हम पाकिस्तान को पड़ोसी देश कहें? दुश्मन देश है वो। 21 मई को
दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट में बैठे 227 यात्रियों के लिए यह सफर जिंदगी और मौत के बीच झूलने वाला था। हमने विस्तार से इस खबर को आपके समक्ष कल जनमत में रखा भी था। आकाश में कैसे भयंकर टर्बुलेंस आया और इस टर्बुलेंस के दौरान फ्लाइट को आपात स्थिति में लाहौर एटीसी से लैंडिंग की अनुमति मांगी गई थी। सोचिए, 227 यात्रियों का जीवन खतरे में था और उस वक्त पाकिस्तान से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो इन यात्रियों की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी को समझे, लेकिन फ्लाइट को आपातकालीन स्थिति में जब लाहौर एटीएस से लैंडिंग की अनुमति मांगी गई तो इस पर भी पाकिस्तान ने नो कह दिया। यानी इमरजेंसी में भी मानवता समझ में नहीं आई। पाकिस्तान ने वो किया जो उसका इतिहास रहा है, यानी नीचता की पराकाष्ठा। न सिर्फ अनुमति देने से इनकार किया बल्कि यह भी जता दिया कि उसकी राजनीतिक नफरत इंसान की जान से भी ज्यादा बड़ी है। सोचिए कि अगर पायलट जो सिर्फ कुछ सेकंड्स की चूक से 227 लोगों की जान गंवा सकता था, उसने साहस और अनुभव और त्वरित निर्णय से सबको बचा लिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो विकल्प ना होता, अगर जरा सी तकनीकी चूक होती, तो क्या पाकिस्तान तब भी अपने इस इंकार पर गर्व कर पाता? रिपोर्ट में समझिए। पाकिस्तान अपने नीच हरकतों के लिए जाना जाता है और पाकिस्तान की गिरी हुई हरकतें एक बार फिर से सामने आई। जब 227 लोगों की जिंदगी खतरे में थी, तब पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखाई। तस्वीरों में दिख रहा ये विमान जिसका आगे का हिस्सा टूटा हुआ है, वो क्रैश होते होते बचा। बात दरअसल ये है कि 21 मई को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2142 ने दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन श्रीनगर में लैंड करने के दौरान एकाएक मौसम खराब हुआ और तेज आंधी और तूफान की वजह से फ्लाइट हवा में ही फंस गई। 227 नागरिकों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। लेकिन आपातकाल के हालातों में जब हमारे पायलट ने पाकिस्तान के लाहौर एटीसी से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, तो घटिया पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाई, परमिशन नहीं दी गई। अब जरा आप सोचिए कि अगर प्लेन क्रैश हो जाता तो कितने निर्दोष लोग मारे जाते। खैर, पाकिस्तान इसी के लिए विख्यात है। मानवता का दिखावा करने वाला पाकिस्तान खुद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये यहाँ फिर से साबित हुआ। खैर, इंडिगो के पायलट ने तय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तय रूट पर प्लेन को आगे बढ़ाया और अपनी सूझबूझ से इस भीषण हादसे को टाला। विमान श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। हालांकि लैंड के दौरान विमान के सामने वाला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। सवाल कई हैं। जो पाकिस्तान युद्ध के समय अपने नागरिक विमानों का इस्तेमाल करता है, उसके पीछे अपने फाइटर प्लेन लगाता है, उससे क्या ही मानवता की उम्मीद है। कुल जमा यही है कि पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। यही पाकिस्तान मानवता की दुहाई देते हुए सिंधु समझौता रद्द करने पर भारत से सवाल उठाता है। पाकिस्तान की नीच हरकत उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो लोग कहते हैं कि मानवता के नाते पानी की आपूर्ति पर रोक नहीं लगानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जो देश आतंक पालता उससे मानवता की उम्मीद करना ही बेमानी है। अब क्योंकि हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में इन दिनों रौनक है देशभक्ति की। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से देशभक्ति के रंग में डूबी हुई नजर आई है, जब शनिवार को एक भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित हुई। ये यात्रा न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन थी बल्कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का एक जज्बाती संदेश भी था। यात्रा का नेतृत्व दक्षिण दिल्ली से पूर्व सांसद श्री रमेश विधूड़ी जी ने किया, जिन्होंने स्वयं यात्रा में पूरे जोश और आत्मीयता के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने जनता से भी राष्ट्रीय एकता और सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने का आह्वान किया। यात्रा की शुरुआत नेहरू इनक्लेव मेट्रो स्टेशन कालकाजी से हुई। यात्रा कालकाजी मंदिर रोड, गोविंदपुरी, सीआर पार्क होते हुए आगे बढ़ी। जगह जगह स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा की और कई स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भी बैंड और मार्चिंग ग्रुप्स के साथ इस यात्रा में भाग लिया।
यात्रा के दौरान लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद जैसे नारों से पूरे माहौल को गुंजायमान कर दिया। बच्चों ने तिरंगे की पोशाक पहनकर देशभक्ति गीतों पर नृत्य भी प्रस्तुत किया। युवाओं ने सड़कों पर हाथों में तिरंगा लेकर बाइक रैली निकाली। कुछ रिटायर्ड सैनिकों को मंच पर बुलाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया और उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। युवाओं से देश सेवा के लिए तत्पर रहने की अपील की। पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी ने कहा कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारी अस्मिता, हमारे सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। ये यात्रा हमारे जवानों के त्याग को याद करने और आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति का संदेश देने का माध्यम है। इस तिरंगा यात्रा ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि भारत की जनता सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं, बल्कि हर दिन अपने देश के लिए समर्पित करती है। ये आयोजन प्रेरणा का स्रोत बन गया है और विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए। तो एक तरफ तिरंगा यात्रा का जोश है तो दूसरी तरफ एक और जोश नजर आया है और वो जोश अपने आप में बताता है कि जब हौसले बुलंद हों तो किसी भी चुनौती पर पार पाना बहुत ही आसान हो जाता है। एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है भारत के खाते में। भारतीय पर्वतारोहण इतिहास में ये एक नया युग कहा जाएगा। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी निमास ने भारत की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा को सफलतापूर्वक फतह कर लिया है। जीत हासिल की है। ये उपलब्धि किसी एक अभियान की नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के जज्बे की है, जोश की जीत है। इस ऐतिहासिक चढ़ाई का नेतृत्व किया भारत के प्रतिष्ठित पर्वतारोही कर्नल रणवीर सिंह जामवाल ने, जिनके नेतृत्व में निमास की टीम 18 मई को चोटी पर पहुंची। ये मिशन सिर्फ चढ़ाई का नहीं, हर शिखर तिरंगा नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान का अंतिम और निर्णायक पड़ाव था। एक ऐसा संकल्प जिसमें भारत के हर राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराना तय किया गया था। कर्नल जामवाल बोले, ये चढ़ाई एक श्रद्धांजलि थी पूरे भारत को। ये सिर्फ एक पर्वतारोहण ही नहीं था, ये भारत के हर कोने को सम्मान देने वाली एक परंपरा थी। अब तिरंगा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम हर राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर लहरा रहा है। इस मौसम में जब मौसम की मार और बर्फीली हवाएं अनुभवी पर्वतारोहियों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी, वहीं निमास इकलौती भारतीय टीम रही जिसने 100% सफलता के साथ कंचनजंगा पर विजय हासिल कर ली। हर सदस्य जो शिखर की ओर निकला उसने सफलता प्राप्त की। यह उनके कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन और जज्बे की गवाही देता है। पूर्वोत्तर के जंगलों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक हर शिखर तिरंगा। इस मिशन ने यह दिखा दिया है कि भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं है, बल्कि भावनाओं, संकल्प और एकता की ऊंचाई भी है। कंचनजंगा पर जब तिरंगा लहराया गया तो वो लहर सिर्फ हवा में नहीं थी, वो देश के 140 करोड़ नागरिकों के गर्व और गौरव की लहर थी। ये तस्वीरें अपने आप में साक्षी हैं उस गौरवान्वित करने वाले पल की। हमें भी गर्व है अपनी पर्वतारोहियों पर और उनके इस जज्बे को। ये नया भारत है जो डरता नहीं है, वो सिर्फ चुनौतियों पर पार पाते हुए आगे आगे और सिर्फ आगे बढ़ता है। जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।